जब बदल रही थी दुनिया और बदल रहा था देश, बदल चुकी थी पार्टियां और बदल रहे थे सत्ता के खेल। इसी बीच हुआ ऐसा चुनाव जहां मंडल का हुआ आगाज और कमंडल को मिला आधार। जब सामाजिक न्याय के नारे ने खड़े किए नए नेता और आए नए मसीहा, जब हिंदुत्व की लहर में मिलने लगे भविष्य के संकेत और बदल गए सत्ता के समीकरण। ऐसा चुनाव जिसके साथ जुड़े थे कई सवाल। जात सामाजिक न्याय लाने का था जरिया या फिर सत्ता में आने से बदल गया नजरिया? क्या हिंदू मुस्लिम के पहचान पे था खतरा या फिर महज सियासत का था यह नया चेहरा? नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और तारीखों में यूपी चुनाव में आज बात होगी 1989 के उस चुनाव की जिसने न सिर्फ बाबरी विध्वंस और राम जन्मभूमि की नींव रखी, बल्कि ये 1989 का ही वो चुनाव था जिसके बाद कांग्रेस पार्टी का यूपी से हमेशा के लिए सफाया हो गया। बताएंगे ऐसा क्या हुआ था 89 के उस चुनाव में जिसकी वजह से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फिर क्या थी 1989 के चुनाव की परिस्थितियां जिसने देश के सामाजिक राजनीतिक ढांचे को भी बदल दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ ही दिनों बाद साल 1984 में लोकसभा के चुनाव हुए। राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आई, पर 1980 के दशक के आखिर तक आते आते कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों में बुरी तरह से उलझ गई। दरअसल कांग्रेस पार्टी जो अपने शुरुआती दौर में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को हर मजहब से समान दूरी बनाने को मानती थी, उसी कांग्रेस में 3 दशक बाद हर धर्म से समान नजदीकी बनाना ही धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत बन गया। शाहबानो मामले में मुस्लिम समाज के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने पहले जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, तो वहीं राजीव गांधी सरकार ने बहुसंख्यक तुष्टीकरण के लिए बाबरी मस्जिद में रखी रामलला की मूर्ति को पूजने का अधिकार दिलाकर धर्मांता के चिन्ह को बाहर ला दिया। इन सभी परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए कई क्षेत्रीय दल सामने आए। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और पूरे उत्तर भारत में रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा गूंजने लगा। हालांकि इन सब में टर्निंग पॉइंट तब आया जब कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त तरीके से घेर लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर भारतीय सेना के लिए खरीदी गई बोफोर्स तोपों की खरीद में धांधली का आरोप लगाया। राजीव गांधी की अगुवाई वाली सरकार इस मुद्दे पर बुरी तरह से घिर गई थी। जवाब में प्रेस की आजादी को ही खत्म करने का फैसला लिया गया। पर इन सब का हिसाब जनता ने साल 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान बराबर कर लिया था। 1989 के चुनाव के बाद कांग्रेस दूसरी बार विपक्ष में बैठी। जनता दल और अन्य क्षेत्रीय दलों से मिलकर बने राष्ट्रीय मोर्चे को भाजपा और वाम मोर्चे जैसी विरोधी पार्टियों का भी समर्थन मिल गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के 7वें प्रधानमंत्री बने और यहीं से केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हो गया। पर भारत के इतिहास में साल 1989 एक वाटरशेड ईयर था। कई मोर्चों पर विफल रही वीपी सरकार ने देश में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू कर दिया। इसके खिलाफ देश में जबरदस्त बवाल हुए। अगड़ी और पिछड़ी जातियां आमने सामने आ गईं, और इसी मौके को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे पर देश में कमंडल की राजनीति शुरू कर दी। 20 दिसंबर 1978 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति की समीक्षा के लिए मोरारजी देसाई सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। दिसंबर 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों की स्थिति को सुधारने के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। हालांकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में इस आयोग की सिफारिशों पर कोई कदम नहीं उठाया गया। पर साल 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल ने आयोग की सिफारिशों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया और सरकार बनने के बाद 7 अगस्त 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन को लागू किए जाने की घोषणा कर दी। मंडल आयोग के लागू होते ही भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल से अपना समर्थन वापस ले लिया और भाजपा ने मंडल की राजनीति के खिलाफ कमंडल की राजनीति शुरू करते हुए अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक
रथ यात्रा निकाली थी। इसके बाद 1992 के दिसंबर महीने में एक कार सेवा का आयोजन किया गया और इसी दौरान 6 दिसंबर 1992 को देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। देखा जाए तो 1989 का चुनाव सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सवालों से घिरा हुआ था। एक और केंद्र से जहां कांग्रेस प्रणाली का अंत हो रहा था, तो वहीं 1989 तक आते आते यूपी की सत्ता में एनडी तिवारी के रूप में मौजूद रही कांग्रेस पार्टी की ताकत भी कमजोर हो चली थी। 1989 में समाजवादी और जनता दल के गठबंधन से मुलायम सिंह यादव यूपी के नए मुख्यमंत्री बनकर उभरे थे, पर राम मंदिर के मुद्दे पर देश भर में चल रही सियासत का असर यूपी में भी दिखा था और 2 ही साल बाद 24 जून 1991 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने और 1989 के लोकसभा के इसी चुनाव के बाद यूपी में भी जाति और धर्म के मुद्दे खूब चले और कास्ट पॉलिटिक्स के नाम पर यूपी में कई पार्टियों की सरकारों ने राज किया। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप भारतीय राजनीति का भविष्य कैसा देख रहे हैं? यह प्रश्न इसलिए क्योंकि पिछले 30 वर्षों में सत्ता में बैठे चेहरे बदलते रहे, पर सत्ता का चरित्र शायद ही बदला हो। कुछ सालों से महंगाई, रोजगार, विकास, कानून और सुशासन जैसे चुनावी मुद्दों पर बातें होने लगी हैं। यह शायद शुभ संकेत भी हो, पर शायद ही कोई पार्टी इन मुद्दों पर जीतने का दावा कर सकती हो। जातीय धार्मिक समीकरणों को साधने की जिद देश को कमजोर करती जा रही। पक्ष और विपक्ष और उसके समर्थक अधिक उग्र और मुखर हो रहे हैं, ओपिनियन के बजाय रिएक्शन दे रहे हैं। इस क्रिया प्रतिक्रिया ने पोलराइजेशन को मजबूत बना दिया है। ऐसे में यह सवाल जायज है कि आप खुद को कितना फेयर मानते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को कितना संतुलित और भाषा को कितना संयमित मानते हैं। क्या जाति धर्म के मुद्दे वाकई आपको प्रभावित करते हैं, या फिर ये इन पार्टियों का वहम है कि विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं जीते जा सकते? आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है? हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।